ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले आज हम एक छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हमारा कंफर्मेशंस रहे हैं अल्फ़ा हेलिक्स हो या बीटा सीड्स हो, उनके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है कि हमें एक प्रोटीन दी हुई है। ए प्रोटीन हैज 30% एलानिन, कि प्रोटीन में 30% एलानिन है। और फिर आपको ये कहा जा रहा है कि इफ़ ऑल एलानिन्स आर रिप्लेस्ड बाय ग्लाइसिन। तो आपके पास थे एलानिन, टोटल अमीनो एसिड थे, उनमें से 30% एलानिन थे, और अब हम चाहते हैं कि उसकी जगह पे ग्लाइसिन हो जाए। तो सारे एलानिन को हटा करके हम सारा वहाँ पे ग्लाइसिन लगाने वाले हैं या ग्लाइसिन लगाना चाहते हैं ना। तो रिप्लेस्ड बाय ग्लाइसिन ऐसा कुछ मैटर है, ठीक है। और फिर हमें कुछ कंक्लूजन बताना था कि क्या सही हो सकता है। देखो, पहला स्टेटमेंट देखिए कि हेलिकल कंटेंट विल इंक्रीज, कि उसमें हेलिकल या हेलिकल का मतलब अल्फ़ा हेलिक्स वाला जो भाग है, कि अल्फ़ा हेलिक्स वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज होगा, है ना। ऐसा कुछ बता रहा है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बीटा सीट इंक्रीज होगा, जो बीटा सीट कंफर्मेशन है ये इंक्रीज होगा। थर्ड कह रहा कि देयर विल बी नो चेंज, कि कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, जैसा वैसा रहेगा, जीरो चेंज, कि आप चाहे वहाँ पे एलानिन को हटा के ग्लाइसिन कर दो, पहले भी प्रोटीन वैसी थी अब भी वैसी रहेगी, ऐसा कहना चाहता है। और फोर्थ वन में ये कह रहा है कि एलानिन सब्सटीट्यूटेड, यानी कि जिस प्रोटीन के एलानिन आपने हटा दिया ना, एलानिन सब्सटीट्यूटेड प्रोटीन यानी कि न्यू प्रोटीन, तो सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि ग्लाइसिन वाली प्रोटीन न्यू हो जाएगी ना, और ये एलानिन वाला पेरेंटल था, पेरेंट प्रोटीन, और ये न्यू है, दिस इज सब्सटीट्यूटेड। तो एलानिन सब्सटीट्यूटेड प्रोटीन विल बी लेस स्ट्रक्चर्ड, लेस स्ट्रक्चर्ड, यानी कि जो न्यू प्रोटीन है दैट विल बी लेस स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, देन ऑफ पेरेंट प्रोटीन, कि पेरेंट प्रोटीन में जो भी स्ट्रक्चर थी उसकी तुलना में अब नई वाली प्रोटीन में स्ट्रक्चर है वो कम हो गया, यानी कि लेस स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर थी वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी ना, लेस स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। देखो, पहला तो ये था कि आपको ये बताया हुआ है कि देयर इज ए प्रोटीन, कि कोई भी प्रोटीन है हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि वो प्योरली अल्फ़ा हेलिक्स है, प्योरली बीटा सीट है, या उसमें हेलिक्स कितना परसेंट है, बीटा कितना परसेंट है, ये हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। हमें ये बताया हुआ है कि एनी प्रोटीन, ठीक है। तो एनी प्रोटीन का मतलब कई सारे ऑप्शन है, 100% अल्फ़ा भी हो सकती है, ये 100% बीटा भी हो सकता है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा भी हो सकता है, ये रैंडम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आपको बताया थोड़ी है कि ये क्या है, ये एनीथिंग कुछ भी हो सकता है ना, तो इट में बी एनीथिंग, ठीक है। तो ए प्रोटीन है ना, अब उस प्रोटीन में 30% एलानिन है और बाकी कुछ नहीं बता रखा। तो एलानिन और ग्लाइसिन में तो थोड़ा सा इतना ही अंतर है कि जब आप एलानिन को देखते हैं तो साइड चेन में मैथिल ग्रुप है, और ग्लाइसिन की बात करते हैं तो साइड चेन में केवल हाइड्रोजन है। तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए, है ना। मैथिल ग्रुप जितनी जगह लेता है और हाइड्रोजन एटम जितनी जगह लेता है उसमें डिफरेंस तो है, तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए। लेकिन हम ऐसे कैसे बता दें कि अल्फ़ा हेलिक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि ग्लाइसिन है वो अल्फ़ा हेलिक्स को डिसफेवर करता है। अगर 100% अल्फ़ा हेलिक्स होती, अगर हमारी प्रोटीन 100% अल्फ़ा हेलिक्स होती और हम उसमें ग्लाइसिन करते तो हेलिक्स गायब होती, इसकी बजाय ऐसा आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 100% थोड़ी है, 30% थे वो, तो बाकी तो दूसरे अमीनो एसिड है, 70% अमीनो एसिड तो दूसरे हैं। तो थोड़ा सा वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल में से 30% मटेरियल के ऊपर आप ध्यान लगाना चाहते हो, 70% के बारे में आपको पता नहीं है कौन है कैसे हैं। तो अल्फ़ा हेलिक्स ही इसमें पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही, कोई गारंटी नहीं है भाई। अल्फ़ा हेलिक्स
के लिए तो एक NN+4 वाला पैटर्न होना चाहिए, और फिर आपको बाकी अमीनो एसिड का पता ही नहीं कि 70% अमीनो एसिड सारे के सारे अगर ट्रिप्टोफान है ना, सारे के सारे एस्पार्टिक एसिड है, ऐसा भी तो हो सकता है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ना तो हम अल्फा हेलिक्स के लिए कुछ डायरेक्टली कह सकते हैं, ना ऐसे हम बीटा सीट के लिए कुछ कह सकते हैं। देखो बीटा सीट में थोड़ा सा ये लगेगा कि अगर एलेनिन जितना भी था आपने ग्लाइसिन कर दिया तो ये थोड़ा ठीक ही लगना चाहिए कि जितनी जगह एलेनिन लेता था ग्लाइसिन उससे कम जगह लेगा, तो बीटा सीट बढ़ना चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी प्रोटीन में बीटा सीट तो था ही नहीं, हो सकता है कि उसमें 0 बीटा सीट था ना, और उसके बाद में भी आपने सब्स्टिट्यूट किया तो भी उसमें कोई बीटा सीट नहीं बन रहा है, क्योंकि अकेले ग्लाइसिन से थोड़ी बीटा बन रहा है या अकेले एलेनिन से थोड़ी बन रहा है, बाकी अमीनो एसिड भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए ना बीटा के लिए। तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रोटीन अल्फ़ा है और उसमें कोई फ़र्क पड़ जाएगा, और फ़र्क पड़ता भी है तो वो तो फिर नेगेटिव था वैसे भी, और ना हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रोटीन में बीटा है ही या उसमें बीटा बनेगा ही, हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। हाँ, इसके बारे में देखो आप श्योरली कह सकते हैं कि पहले कुछ भी होगा, एनीथिंग कुछ भी हो, आप उसमें इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर रहे हो तो केमिस्ट्री में फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, तो 0 चेंज तो नहीं हो सकता। इनके बारे में आप डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास ओनली 30% की है, बाकी 70% की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उससे कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स होगा ही या बाद में हो जाएगा, या बीटा सीट है बाद में हो जाएगा, ऐसा कुछ आप कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म कह सकते हो कि नई प्रोटीन में जो भी स्ट्रक्चर होगी या नई प्रोटीन पुराने वाली प्रोटीन से कुछ स्ट्रक्चर वाइज लेस स्ट्रक्चर्ड ही होनी चाहिए, यानी कि जितनी परफेक्ट स्ट्रक्चर पुराने वाली की थी उससे कम परफेक्ट न्यू वाली होनी चाहिए। इसके लिए केवल एक ऑप्शन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जब आपने रामचंद्रन प्लॉट देखा था तो परमिसेबल एरिया ग्लाइसिन के लिए ज़्यादा है, परमिसेबल एरिया बड़ा था इसके लिए, तो कन्फर्मेशन ज़्यादा पॉसिबल है, तो ज़्यादा रोटेशंस हो सकते हैं। तो जिस प्रकार की 3D में हमारा पेरेंट प्रोटीन था उसकी तुलना में कुछ और कन्फर्मेशन उसमें हो सकते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर थी वो स्ट्रक्चर पहले की तुलना में कोई और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो पेरेंट की स्ट्रक्चर थी उसमें आपने ग्लाइसिन किया तो ग्लाइसिन में रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ या फाइसाई रोटेशन के जो परमिशंस हैं वो ज़्यादा हैं, और उन ज़्यादा परमिशन की वजह से वहाँ पे रोटेशंस ज़्यादा होंगे और परमिशनेबल एरिया बढ़ गया है तो वहाँ पे लेस स्ट्रक्चर कंडीशन आएगी, यानी कि जो ऐसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो चेंज कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारी प्रोटीन कुछ भी हो सकती थी, तो हम ओनली अल्फ़ा पे जाएं तो गलत हो रहा था, हम ओनली बीटा पे नहीं जा सकते थे, चेंज हो ही नहीं सकता ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ तो फ़र्क श्योरली पड़ेगा। हाँ, पहले जो भी डिज़ाइन था वो अब डिज़ाइन पहले से कम ज़रूर हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो वो, तो ये हमारा ज़्यादा करेक्ट रह जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं बात को? सर अगर इस यहाँ पर ऑप्शन में ये कहते हैं कि रैंडम कॉइल्स वाला कंटेंट इंक्रीज हो तो फिर वो राइट हो जाता है ग्लाइसिन के लिए। हाँ, रैंडम कोयल के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि रैंडम कोयल के अंदर क्या होता है कि कोई फिक्स वो नहीं है ना, फाइस आई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब परमिसेबल से जोड़ देंगे आप इसको, जब परमिसेबल। रामचंद्रन प्लॉट पे वो ग्लाइसिन वाला कंटेंट जब बढ़ रहा था तो आपने बताया था कि उनके फाइसाई कुछ नहीं होंगे तो वहां पर रैंडम कॉइल्स बनेंगे। हाँ नहीं, रैंडम का मतलब ये कि वो ना तो अल्फ़ा है ना बीटा है, कुछ भी है वो, उसको आप रैंडम बोल सकते हो। देखो सिंपली आप ऐसे कह सकते थे इस क्वेश्चन के लिए कि हमें केवल टोटल जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में हमें केवल 30% का पता है, ठीक है, हम उसके 30% को डील कर रहे हैं और बाकी क्या है हमें पता ही नहीं है। तो ओनली ये थोड़ी कि आपने इसमें एलानिन की जगह पे इसमें ग्लाइसिन कर दिया तो अब इसका इम्पैक्ट इस सारी पे भी डालेगा या वैसा ही आप अप्लाई करेंगे, हो नहीं सकता ना ऐसा, ज़रूरी थोड़ी कि कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये लाइन भी सही हो सकती है कि कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सही ये है कि नई वाली प्रोटीन के अंदर पुराने वाली प्रोटीन से स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ अलग श्योरली मिलेगी, क्योंकि ग्लाइसिन थोड़ी ज़्यादा परमिशन दे देता है रोटेशन की, ठीक है।
पुनीत, बात क्लियर हुई क्या? सर लेस स्ट्रक्चर ही क्यों कह रहे हैं सर? वेल स्ट्रक्चर्ड भी तो हो सकता था, अगर वो वहां पे बीटा सीट रहा हो तो वेल स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं वहां पे। देखो, वेल स्ट्रक्चर्ड पे आप इसलिए नहीं जाएं क्योंकि एक आप पेरेंट प्रोटीन लें, एक न्यू प्रोटीन लें, ठीक है। पेरेंट प्रोटीन को आपने कुछ भी मान लिया कि ये डिज़ाइन है उसका, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई 3D है ना, परफेक्ट डिज़ाइन है उसका, दिस इज़ परफेक्ट। उसका कोई ना कोई परफेक्ट 3D है कि वो 30% एलेनिन की वजह से अपना एक कोई 3D रखता है ना। ओके, अब आप उसमें चेंज कर दिए कि यहाँ पे आपने इसको हटा करके ग्लाइसिन डाल दिया। अब ग्लाइसिन डालने से क्या होगा कि जो 3D है उस 3D पे क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा कि 3D के अंदर चेंजेस होना बढ़ जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज बढ़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज कि पहले कोई ऐसा 5 का रोटेशन था जो एलेनिन की वजह से नहीं हो रहा था, अब वो रोटेशन ग्लाइसिन की वजह से होने लग जाएगा। तो जितना परफेक्ट ये था उतना परफेक्ट ये नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई हलचल ज़रूर हो जाएगी। बात को ऐसे समझें कि इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन ग्लाइसिन की वजह से इसमें कोई ना कोई चेंज ज़रूर हो जाएगा। अब चेंज हो गया तो चेंज होने पे हालांकि स्ट्रक्चर तो ये भी है और स्ट्रक्चर तो ये भी था, लेकिन अब कंपेयर करें तो ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर था कि पेरेंट का जो भी डिज़ाइन रहा होगा ये उससे कुछ ना कुछ फ़र्क वाला ज़रूर है, चेंज वाला ज़रूर है। तो आप इसको लेस स्ट्रक्चर, इसके कंपैरिजन में लेस स्ट्रक्चर, यानी कि जो सबसे बड़ी बात थी कि दिस वन कि परमिशेबल एरिया ग्लाइसिन के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो उसमें कहीं ना कुछ रोटेशन 5 के आपको लेने ही पड़ेंगे, और 5 के जो रोटेशंस हैं उनकी परमिशंस ग्लाइसिन के साथ में बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कैसा भी कोई भी रोटेशन एक्स्ट्रा ज़रूर होगा, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर थी वो पहले जितनी स्ट्रांगली थी, परफेक्टली थी, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। आपको इस प्रकार से इसको लेना पड़ेगा। अभी ठीक है? मतलब एग्जाम टाइम पे ऐसा नहीं सोच पाए थे फिर? देखो इसमें क्या है कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। देखो भाई, आपको हेलिक्स का पता है, बीटा सीट का पता है, एलेनिन ग्लाइसिन ये सब पता है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो ये भारी पड़ने वाला है। देखो इसने साफ बताया कि एलेनिन सब्सटीट्यूटेड, आधे बच्चे तो यही प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि एलेनिन उसमें है कि नहीं, तो हटा दिए गए हैं, वो है, यानी कि नई वाली प्रोटीन है। विल बी लेस स्ट्रक्चर्ड, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई दिक्कत होनी चाहिए या कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी क्या, देन पेरेंट प्रोटीन। तो ये आपको कितना कितना करेक्ट लग रहा है ना, बाकी ये कितने करेक्ट लग रहे हैं कंपेयर कीजिए। तो ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है इसमें कि आप कुछ भी बताएं वो ज़्यादा बड़ा है, या एक वो चीज़ जिसके ऊपर सारी चीज़ें बेस होती हैं वो ज़्यादा बड़ी है। तो ऑब्वियसली कन्फर्मेशन, रोटेशन, ये सब स्टेरिक इश्यूज से जुड़े हुए हैं, और ग्लाइसिन के साथ स्टेरिक इश्यूज कम हो जाते हैं। तो बड़ी चीज़ क्या है, या मतलब ज़्यादा बड़ा रोल है वो किस बात का है, ठीक है। जी। तो ये क्या होता है कि जैसे आप ऐसे क्वेश्चंस पे काम करें, अब ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया होता तो नहीं पता होता ऑब्वियसली, और अब इस पे आपने काम किया, आपने इस पे काफ़ी मंथन किया होगा, सेल्फ भी आप इस पे गए होंगे, ग्रुप डिस्कशन आप लोगों ने किया होगा, तो आपने सारा कुछ इस पे अप्लाई करके देख लिया, तो आपको लगा कि ये सेट क्यों नहीं हो रहा है। और फिर जब वो डिस्कशन में आता है तो फिर पता चल जाता है कि हाँ, कई दफ़ा हमें इससे आगे जा कर के भी कुछ सोचना होता है, या ऐसी सिचुएशन में हमें और कुछ भी सोचना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और फिर ऑलमोस्ट आप ये सीख जाते हैं कि क्वेश्चन में वो किस प्रकार से पूछता है, जो भी इश्यू होता है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, या कैसे क्वेश्चन के अंदर वो बात वो पूछना चाहता है ना। तो लैंग्वेज को भी आपको सीखना है, और करेक्ट और मोस्ट करेक्ट आंसर निकालना ना, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से आने हैं।
तो आप लोग गलतियाँ कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल आप ट्यूशन पे काम कीजिए। रॉन्ग आंसर निकल रहा है निकलने दीजिए, सही आ रहा है वेल एंड गुड, रॉन्ग निकालिए लेकिन निकालिए आंसर। फिर जब सही आंसर हो तो उससे फिर समझो कि हाँ कहाँ गलती कर रहे थे, और वैसी गलती आगे नहीं करनी है फिर। सर अगर वो आगे इसी क्वेश्चन में अगर वो इस परसेंटेज को ज्यादा करते तो फिर अपन क्या करेंगे, कंटेंट ये बीटा सीट वाला फिर इंक्रीज हो जाएगा। नहीं ज़्यादा कितना कर देंगे? अगर वो 70% एलिनिन कर दे और नहीं ग्लाइसिन फिर भी कोई कर इशू नहीं है, फिर भी क्यों जोड़ देंगे 70%? अगर ये इसकी जगह पे 70% कर दिया होता सपोज, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 70% कोई हो उसी से 3D आएगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। वो 30% डिस्टेबलाइजर्स भी यूज करते नहीं नहीं, हैं ऐसा था। 3D के लिए क्या पता कौन सा पार्ट काम कर रहा हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना 3D के लिए। भाई 3D किसी एक से नहीं है, 3D सबके प्रयास से होता है, और अकेले अमीनो एसिड से नहीं, सराउंडिंग से भी होता है वो। तो अभी क्या कि प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह आपने नहीं पढ़ा, अभी उसकी स्टेबिलिटी वगैरह नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा। अभी क्या कि आपने रिसेंटली अल्फा हेलिक्स बीटा सीट बस ये दो चीज़ पढ़ी हैं, और आपने उससे इसको करना चाहा तो आपको लगा कि हाँ इन ऊपर के 2 पॉइंट में रहना है, ये भी हो सकता है, और शायद ऐसा ही हुआ है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दोबारा करना जब प्रोटीन कंप्लीट हो जाए, फिर करना। जो मैंने आपको समझाया उसको आप साइड में कर देना, और फिर आप खुद सोचना कि हाँ ये फोर्थ ऑप्शन इतना वैल्यूबल क्यों हो गया था। सर ये अभी एक और के लिए कहा था ना मैंने सर, उसमें वो अमाइनो ग्रुप की बात इन प्रोटीन में कर रहा है, इन प्रोटीन। तो सर फिर भी उसका क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन वाला ही अमाइनो कोई नहीं, ग्रुप आप पहले निकलेगा। क्वेश्चन को सेंड करना आप, है ना? ठीक है ना, क्वेश्चन सेंड करना, डिस्कस कर लेंगे उसको, डोंट वरी ना। ठीक है, और भी आपके जो भी क्वेश्चन रहे ना उनको आप ग्रुप में शेयर कर दिया करो, और क्वेश्चन नंबर शेयर बता दिया करो मेरे को ना, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को फिर अपन ना। तो देखिए अपन लोगों ने दो बड़े कन्फर्मेशन, एक तो अल्फा हेलिक्स और एक बीटा सीट, इनको डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में और सारे कुछ कन्फर्मेशंस भी हैं, ये भी सेकेंडरी कन्फर्मेशंस हैं, लेकिन ये माइनर हैं। कुछ माइनर कन्फर्मेशंस हैं, इनसे भी काफ़ी बार अब क्वेश्चंस हैं वो आने लग गए। जैसे अल्फ़ा बीटा को तो अब सब कुछ बच्चे जान ही गए हैं, सारे स्टडी करते हैं तो पता ही है, लेकिन अब जो माइनर कन्फर्मेशंस हैं इनसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सब सेकेंडरी कन्फर्मेशंस है ना, तो इसी में हम कुछ और जो कन्फर्मेशन हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ये आने वाली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सीरियस है। अल्फ़ा और बीटा जितना है वो बेसिक पे रह जाएगा, और आज की क्लास में हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं ना वो उनसे कहीं ज़्यादा हमारे लिए वेटेज रखेगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के अंदर इन चीज़ों का बड़ा रोल रहना है। तो थोड़ा इसको समझना, ठीक है? चीज़ें पीछे से रिलेट होंगी, आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हम समझ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा इशू नहीं आएंगे, बट आपको यहाँ से मेन पॉइंट्स क्लियर करने हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं 310 हेलिक्स की। ठीक है, 310 हेलिक्स। ओके, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना? हेलिक्स जहाँ भी आएगी दे आर सेकेंडरी कन्फर्मेशन फाउंड इन प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, छोटी पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, वो कोई इशू नहीं है, वो साइज़ का इशू होता है, क्लियर होना चाहिए ब्रेन के अंदर। ऑफ द न्यूमरस प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोई इशू नहीं है। The 310 helix is the fourth most common type observed। तो प्रोटीन्स के अंदर मिलने वाली चौथी सबसे कॉमन जो डिज़ाइन होती है सेकेंडरी कन्फर्मेशन की, वो 310 हेलिक्स होती है। यानी कि इससे पहले आपको अल्फा हेलिक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद में बीटा सीट ये उसके बाद में कॉमन है, और रिवर्स टर्न यानी कि ये सबसे कॉमन, देन बीटा सीट, देन रिवर्स टर्न, और चौथे नंबर पे आता है 310 हेलिक्स का ना। ओके, यानी कि मेजर डिज़ाइन है एक, जैसे प्रोटीन्स के अंदर अल्फा हेलिक्स एक बहुत कॉमन डिज़ाइन होता है सेकेंडरी का, वैसे ही बीटा सीट एक कॉमन डिज़ाइन होता है, रिवर्स टर्न्स एक कॉमन डिज़ाइन होते हैं,
और वैसे ही 310 हेलिक्स भी एक कॉमन डिज़ाइन होता है, यानी कि इतना माइनर नहीं है, प्रोटीन्स के अंदर नॉर्मली मिलता है लेकिन हम नॉर्मली उसको इतना वेटेज नहीं देते ना, इसलिए वो हम इतना इसको क्लियरली नहीं जान पा रहे होते हैं। ठीक है, तो 310 हेलिक्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 10 to 15% ऑफ ऑल हेलिसेज इन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो लगभग जितना भी सेकेंडरी कन्फर्मेशन है उसमें लगभग 10 से 15% जो कन्फर्मेशन है वो 310 के फॉर्म में ही होता है, एंड आर टिपिकली ऑब्जर्व्ड एज एक्सटेंशंस ऑफ अल्फा हेलिक्स फाउंड एट आइदर एन और सी टर्मिनस। ये बड़ा पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना ना, कि 310 हेलिक्स आपको कहाँ मिलेगा, एक्सटेंशंस के रूप में मिलेगा, यानी कि जो किनारे हैं उन किनारों के बाहर निकले हुए भाग या एक्सटेंडेड जो भाग होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, या तो वो एन टर्मिनस पे भी हो सकता है और सी पे भी हो सकता है। तो जो अल्फा हेलिक्स होती है, जैसे आपने एक अल्फा हेलिक्स ले ली, तो अल्फा हेलिक्स के जो किनारे हैं उन किनारों के ऊपर एक हेलिक्स है एक्सटेंडेड, दिस इज 310। इनके अल्फा हेलिक्स के जो किनारे होते हैं, चाहे वो कार्बोक्सिल किनारा हो चाहे वो अमीनो टर्मिनस हो, वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ द अल्फा हेलिसेस टेंडेंसी टू कंसिस्टेंटली फोल्ड एंड अनफोल्ड, कि जो अल्फा हेलिक्स हैं वो फोल्ड एंड अनफोल्ड हो सकती है। अल्फा हेलिक्स हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स हो आपके पास, वो अगर अनफोल्ड होगी तो उससे ये पेप्टाइड बन जाएगी, और अगर वो फोल्ड होगी तो उससे दोबारा से अल्फा हेलिक्स बन सकती है। कारण क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एन एंड एन प्लस फोर्थ के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हुई तो ये फॉलो हो जाएगा, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंटेन हुई तो अल्फा हेलिक्स दोबारा से बन सकती है। तो अल्फा हेलिक्स फोल्ड भी हो सकती हैं एंड अनफोल्ड भी हो सकती हैं, कंसिस्टेंटली फोल्ड एंड अनफोल्ड। तो इट हैज़ बीन प्रपोज दैट द 310 हेलिक्स सर्व्स एज इंटरमीडिएरी कन्फर्मेशन, तो एक इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन के रूप में ये काम करता है। तो हेलिक्स के किनारों पे है, एक्सटेंशंस के रूप में है, और फोल्डेड और अनफोल्डेड के बीच में जो इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन है उसके रूप में मिल सकता है। ऑफ सॉर्ट्स, बहुत छोटे हिस्से, एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इनिशिएशन ऑफ अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग। तो अल्फा हेलिक्स बनती भी है और खुलती भी है, और अल्फा हेलिक्स का जो बॉन्ड फोल्डिंग है उस फोल्डिंग को इनिशिएट करने के लिए साइट का काम करती है, प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इनिशिएशन ऑफ अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग। तो अल्फा हेलिक्स जब खुल जाती है तो उसके वापस बनने के लिए एक साइट प्रोवाइड कराता है 310 हेलिक्स। तो किनारों पे है और अपने आप में एक इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन है, और अल्फा हेलिक्स को बनवाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये तो कुछ डिस्कवरी से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो डिस्कवरी का पार्ट है वो मैक्स पार्टिस को जाता है, जिन्होंने इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन दिया था एक्सक्लूसिव 310 हेलिक्स के अबाउट में। ठीक है, यहाँ से कुछ फर्दर पॉइंट्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 310 हेलिक्स इज नाउ नोन टू बी द थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रक्चर टू अकर इन ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर मिलने वाली जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं आफ्टर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट। तो रिसेंटली कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला कंफर्मेशन है वो 310 का ही रह जाएगा, और ओवरऑल प्रोटीन्स के अंदर ये चौथे नंबर पे है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर तीसरे नंबर पे है, थर्ड इन ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज शॉर्ट सेक्शन। अल्फा हेलिक्स काफ़ी लंबी हो सकती हैं लेकिन 310 हेलिक्स ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, ऑलवेज शॉर्ट सेक्शंस हैं विथ नियरली 96% कंटेनिंग 4 to fewer अमीनो एसिड रेसिड्यू। 4 या 4 से कम अमीनो एसिड ही होते हैं इसके अंदर, लगभग 96 310 हेलिक्स के अंदर।
यानी कि 96 का मतलब हम 100 जैसा मान सकते हैं कि यानी कि नियरली 100%, यानी कि मोस्टली जो 310 हेलिक्स हैं वो 4 या 4 से कम अमीनो एसिड से बनी होती हैं। कि जो 310 हेलिक्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 और लेस देन 4 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बात है लेकिन यही चीज़ क्वेश्चन में आती है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है, इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को बहुत क्लियरली बाहर निकालें, पॉइंट आउट कर लें और इनको अच्छे से आपको तैयार करना ना। तो अपीयरिंग इन प्लेसेस सच एज द कॉर्नर्स वेयर अल्फा हेलिक्स चेंज डायरेक्शन इन द मायोग्लोबिन स्ट्रक्चर, कि जहाँ पे अल्फा हेलिक्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, किनारों पे भी मिल सकता है। लॉन्गर सेक्शंस in the range of 7 to 11 residues have been observed in the voltage sensor segments of the voltage gated potassium channel। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये 4 या 4 से कम अमीनो एसिड की ही होती हैं, लेकिन जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है उनके अंदर ये 7 से लेकर के 11 अमीनो एसिड्स की भी हैं। तो नॉर्मली इनकी जो साइज़ है वो 4 अमीनो एसिड तक आप सोच सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ एक केसेस के अंदर ये 7 to 11 वाली भी हो सकती है। तो ज़्यादा फोकस आपको यहाँ रखना है, दे आर कंपोज्ड ऑफ, कि जनरल जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि जनरली क्या मिलता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात है कि स्ट्रक्चर वाइज आपको क्या ध्यान रखना है कि द अमीनो एसिड्स इन 310 हेलिक्स आर अरेंज इन राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंडेड होता है। ठीक है, ईच अमीनो एसिड कॉरेस्पॉन्ड टू ए 120 डिग्री टर्न इन द हेलिक्स, और जो अमीनो एसिड्स है उनके लिए जो टर्न है वो कितना होगा 120 डिग्री। दैट इज़ द हेलिक्स हैज़ 3 रेसिड्यूज पर टर्न, यानी कि जो कंप्लीट टर्न होगा उस कंप्लीट टर्न के अंदर 360 डिग्री हो जाते हैं, और 2 अमीनो एसिड्स, ईच अमीनो एसिड, जब आप एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पे जाएंगे तो एंगल कितना मिलेगा हमें 120 डिग्री, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 120, इट मीन्स 3 अमीनो एसिड पर टर्न, 3 अमीनो एसिड पर टर्न, 3 अमीनो एसिड पर टर्न। एक पैरामीटर आ गया आपके पास। अल्फा हेलिक्स के लिए ये वैल्यू थी 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न, तो पैरामीटर बिल्कुल अलग है। अल्फा हेलिक्स के लिए 3.6 है, इसके लिए 3 अमीनो एसिड पर टर्न। तो 3 के लिए आप 360 से निकाल सकते हैं कि जो राइज है वो 120 डिग्री है। एंड ए ट्रांसलेशन ऑफ 2 एंगस्ट्रॉन अलोंग द हेलिकल एक्सिस एंड हैज़ 10 एटम्स इन द रिंग फॉर्म्ड बाय मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर टोटल यहाँ पे 10 एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द NH ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड फॉर्म्स ए हाइड्रोजन बॉन्ड विथ CO। तो NH और CO का बॉन्डिंग ही हमें अल्फा हेलिक्स में मिलता है, वहाँ पर भी यही होता है NH और CO। ठीक है, 3 रेसिड्यूज अर्लियर, यानी कि रिपीट क्या होगा I+3 एंड I, यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज N+3 और N अमीनो एसिड के बीच में, कि बॉन्डिंग का पैटर्न, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न, जैसे ये चौथा अमीनो एसिड है तो इसका 7वें अमीनो एसिड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं के बीच में है, NH एंड CO के बीच में। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर NN+4 था और यहाँ पे NN+3 आ जाएगा, तो पैरामीटर चेंज हो गया। तो I का मतलब आइथ होता है, कोई सा भी आइथ, उसको आप N भी मान सकते हैं। तो कंपेयर कर सकते हैं अल्फा हेलिक्स से ना। तो डिफाइन 310 कि 10 एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और N+3 वाला, तो 310। तो लगभग आप चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं ना, कोई इश्यू नहीं रहेगा। और सिमिलर स्ट्रक्चर इंक्लूड अल्फा हेलिक्स, वहाँ पे पैटर्न ये हो जाता है। एंड देन पाई हेलिक्स, उसके अंदर NN+5 का मैटर आ जाएगा। पाई हेलिक्स को भी हमें डिस्कस करना है। तो पैटर्न जो है वो पैटर्न भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 310 के अंदर जो पैटर्न है वो N+3 वाला है।
ठीक है, फिर कुछ और पैरामीटर्स देख सकते हैं कि रेसिड्यूज इन लॉन्ग 310 हेलिक्स, लॉन्ग का मतलब जो 7 से 11 अमीनो एसिड वाली है, लॉन्ग अमीनो, उसकी बात कर रहे हैं। अडॉप्ट 5 साइड डाईहीड्रल एंगल्स नियर दिस वन, कि दिस इज 5 एंड दिस इज साई। तो 5 साई वैल्यूज इनके कहाँ हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। मैनी 310 हेलिसेज इन प्रोटीन्स आर शॉर्ट सो डेविएट फ्रॉम दीज वैल्यूज़, क्योंकि वो 4 या 4 से छोटी है ना, तो वहाँ पे 5 साई को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बड़ी वाली हेलिक्स है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर लार्जर 310 हेलिक्स है ना तो हम 5 साई को ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। More generally, residues in long 310 helix adopt dihedral angles, and so the psi value of one residue and phi of the next residue, sum of the total, this is minus 75 degree. Means कि एक phi और उसके बाद में आने वाले एक psi, अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो उनका रफली जो सम आता है ना, सम रफली गोज टू minus 75 डिग्री। तो ये पैरामीटर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हेलिक्स के अंदर एक साई और एक फाई, जो लगातार एक साई एक फाई बॉन्ड आते हैं, उनको मिलाकर के जो एंगल बनता है दैट इज़ -75। इंडिविजुअल के लिए ये है, लेकिन ये केवल लॉन्गर के लिए अप्लाई है, शॉर्टर के लिए अप्लाई नहीं है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको क्लियर करना है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए जो डाईहीड्रल एंगल्स है अल्फा हेलिक्स का, उनका जो सम आता है वो -105 डिग्री आता है, और पाई हेलिक्स के लिए आता है -125 डिग्री। तो बिल्कुल कंपेयर करके आप बात कर सकते हैं कि कंपैरिजन करें तो इनमें डिफरेंस है, पैरामीटर्स में डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ें हमें तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्टेबिलिटी, कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो पार्शियल स्टेबिलिटीज इन 310 हेलिक्स वर अनकवर्ड, यानी कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इनके बारे में जो है उसके अकॉर्डिंग द हेलिसेज आर मोस्ट नोटिसेबली स्टेबलाइज्ड बाय एस्पार्टेड रेसिड्यूज एट द नॉन पोलर एंड टर्मिनस दैट इंटरेक्ट विद द अमाइड ग्रुप एट द हेलिक्स एंड कैप। तो स्टेबलाइज करने का जो काम कर रहा है स्टेबलाइज बाय एस्पार्टेड रेसिड्यूज। तो जो एंड टर्मिनस है उस एंड टर्मिनस के ऊपर एस्पार्टिक एसिड जो प्रेजेंट होगा उसकी वजह से 310 हेलिक्स हैं वो स्टेबलाइज की जाती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन स्टेबलाइज द पेप्टाइड डाइपोल इन ए पैरेलल ओरिएंटेशन मच लाइक द कंटिजियस हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड दैट स्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स। High level of aspartate are just as equally important in the survival of 310 helix। तो एक पॉइंट आपके पास निकल करके आ गया कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो अमीनो एसिड काम में आ रहा है दिस इज एस्पार्टिक एसिड। मीन्स अगर आपसे ये कहा जाए कि जो अल्फा हेलिक्स है उसके लिए तो एस्पार्टिक एसिड है वो नेगेटिव रोल प्ले करता है, लेकिन 310 हेलिक्स के लिए एस्पार्टिक एसिड है वो फेवरेबल रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट है ना उसमें से मेन पिन पॉइंट निकालना होता है कि आपको ये पता हो कि हाँ कैसा क्वेश्चन बन सकता है और उसमें क्या हमसे पूछा जा सकता है, राइट। तो एस्पार्टिक एसिड को हमने अल्फा हेलिक्स में देखा था, वहाँ पे तो ये चार्ज की वजह से क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन 310 में देखो इसका इम्पोर्टेंट है कि स्टेबिलिटी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यही चीज़ इसने आगे यहाँ पे बता दी कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्पार्टेट इन बोथ 310 हेलिक्स एंड अल्फा हेलिक्स इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स हेलिक्स इनिशिएशन बट एट द सेम टाइम सजेस्ट दैट इट फेवर्स का मतलब एस्पार्टिक एसिड, इट फेवर्स स्टेबलाइजेशन ऑफ 310 हेलिक्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोपेगेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, क्योंकि अल्फा हेलिक्स को तो क्या करेगा स्टॉप करेगा और इसको वो फेवर करेगा। तो एक साथ दो काम है कि एस्पार्टिक एसिड से अल्फा हेलिक्स है वो बनना रुकेगी और जो 310 है वो बनना फेवर होगा। तो एस्पार्टिक एसिड रिच है। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको दोबारा देख सकते हैं, ज़्यादा बातें नहीं थी यहाँ पे।
वन थिंग कि एक कॉमन कंफर्मेशन है एक्सटेंशंस के रूप में एन एंड सी टर्मिनल्स के ऊपर हो सकता है, इंटरमीडिएट कंफर्मेशन है अल्फा हेलिक्स की फोल्डिंग के लिए इनिशिएशन साइट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही बात की जाए तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर भी कॉमनली मिलने वाला है और ऑलमोस्ट ये छोटे आकार की होते हैं, लेकिन कुछ पंप जैसे कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं उनके अंदर कुछ लंबे 310 हेलिक्स भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर 5 साई के वैल्यूज़ हैं कि उनको हम थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं कि अगर लॉन्गर हैं तो वहाँ पे 5 साई की वैल्यूज़ -49 -26 है ना 5 साई के लिए हो सकती हैं। शॉर्टर के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न n+3 वाला है, उसको हम ध्यान में रख सकते हैं। सम ऑफ द एंगल्स है वो -75 डिग्री होता है कि दो सक्सेसिव 5 साई का जो ऐड है वो -75 के बराबर आता है। इसके बाद में एस्पार्टिक एसिड रिच है, किनारों के ऊपर एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है जो अल्फा हेलिक्स को बनने नहीं देता है और 310 को मेंटेन रखता है। ठीक है, ओके ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट हेलिक्स की बात करते हैं। दिस इज पाई हेलिक्स। दिस इज पाई हेलिक्स। तो पाई हेलिक्स, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन। ठीक है, ऑल्दो वंस थॉट टू बी रेयर। ठीक है ना, पहले इसको एकदम से रेयर माना गया था। शॉर्ट पाई हेलिसेज आर फाउंड इन 15% ऑफ द नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड आर बिलीव्ड टू बी एन इवोल्यूशनरी adaptation derived by insertion of a single amino acid in an alpha helix। तो कितना बड़ा पॉइंट आ गया कि लगभग 15% प्रोटीन्स के अंदर आपको मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे अल्फा हेलिक्स वाला जो डिज़ाइन होता है उसमें इंसर्जन ऑफ 1 अमीनो एसिड हो गया, क्योंकि अल्फा हेलिक्स में क्या था n एंड n+4 है और पाई में जो पैटर्न है वो है n एंड n+5। तो एक अमीनो एसिड इसमें इंसर्ट और हो गया ना, 1 अमीनो एसिड इंसर्ट हो गया हो। तो दिस इज जस्ट लाइक कि इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो पेप्टाइड्स हैं उनके अंदर जब अल्फा हेलिक्स बनती है तो वहाँ पे एक ऐसा बॉन्डिंग पैटर्न आ गया जिसमें एक ज़्यादा अमीनो एसिड है वो सर्किल में आ जाता है, या जो 360 डिग्री का रोटेशन है उसमें आ जाता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स से ही पाई हेलिक्स हैं वो बने हैं या इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो बिकॉज सच इंसर्जन्स आर हाईली डिस्टेबलाइजिंग, यानी कि ज़्यादा स्टेबल नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ पाई हेलिसेज वुड टेंड टू बी सेलेक्टेड अगेंस्ट अनलेस इट प्रोवाइड सम फंक्शनल एडवांटेज टू द प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन में कोई भी स्पेशल फंक्शन है जो पाई हेलिक्स से ही हो सकता है तभी डिज़ाइन बनती है, अदरवाइज नॉर्मली ये डिज़ाइन प्रोटीन्स में देखने को नहीं मिलती है, तो स्टेबलाइज नहीं है। तो पाई हेलिसेज देयरफॉर आर टिपिकली फाउंड नियर फंक्शनल साइट्स ऑफ प्रोटीन। इट इज़ अगेन ए गुड पॉइंट कि जहाँ पे कोई स्पेशल डेडिकेटेड फंक्शन प्रोटीन कर रही होती है वहाँ पे पाई हेलिक्स आपको मिल सकती है। अदरवाइज जो ऐसे पार्ट जैसे कि कोई एंजाइम है, इसको ये पर्टिकुलर एक्टिव साइट से काम करना है तो यहाँ पे पाई हेलिक्स है वो मिल सकती है। बाकी वाले पार्ट के अंदर अल्फा हेलिक्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, वैसे आप इसके पैरामीटर्स पे जा सकते हैं कि द अमीनो एसिड इन स्टैंडर्ड पाई हेलिक्स आर अरेंज इन राइट हैंडेड। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से ईच अमीनो एसिड कोरेस्पॉन्ड टू द 87 डिग्री टर्न इन द हेलिक्स। तो 360 डिवाइडेड बाई 87, तो ये जो वैल्यू है दैट द हेलिक्स हैज 4.1 रेसिड्यू पर टर्न, 4.1 अमीनो एसिड पर टर्न आ जाएगा। तो 3.6, 3 and 4.1 and a translation of 1.15 angstrom along the helical axis। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 1.15 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द NH ग्रुप एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द CO ग्रुप जो होते हैं उनका जो रिपीटेड पैटर्न है दैट इज N and N+5। तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड चीज़ें, दिस वन ये आपको ध्यान रखना है ना।
ठीक है, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं 310 से, अल्फा हेलिक्स से, कि वहाँ पे 3 वाला पैटर्न था, अल्फा हेलिक्स में 4 वाला पैटर्न था। तो अब जब बार बार इन चीज़ों पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है और वो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं जब आप बार बार इन पे काम करते हैं। ठीक है, देखिए कि मोस्टली जो अल्फा हेलिसेज हैं आर ओनली 7 रेसिड्यूज इन लेंथ। ठीक है, 7 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है नॉर्मली, मैनली, एंड डू नॉट अडॉप्ट रेगुलर रिपीटिंग 5 साइड डाईहेड्रल एंगल्स। ठीक है, डू नॉट अडॉप्ट थ्रू आउट द एंटायर स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। तो पूरा जो हेलिक्स है उस हेलिक्स में एक जैसे 5 साई हो, ऐसा नहीं होता है। नॉट अडॉप्ट रेगुलरली रिपीटिंग 5 साइड डाईहेड्रल एंगल्स। Because of this, textbook that provides single dihedral values for all residues in pi helix are misleading. मीन्स कि अगर जैसे कि अल्फा हेलिक्स के लिए वैल्यू है, बीटा के लिए वैल्यू है, 310 के लिए वैल्यू है, लेकिन पाई के लिए ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। अगर कहीं पे ऐसा कोई फिक्स वैल्यू भी है, इसका मतलब वो मिसलीडिंग है, यानी कि गलत बात है वो। तो सम जनरलाइजेशन कैन बी मेड, यानी कि कुछ सिंपल जनरल बातें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। When the first and last residues pairs are excluded, जब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट रेसिड्यू, पहला और लास्ट अमीनो एसिड, यानी कि पहला और सातवां अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेवंथ अमीनो एसिड्स आर एक्सक्लूडेड, उनको निकाल दें, तो डाईहेड्रल एंगल्स एग्जिस्ट सच दैट साई वैल्यू 1 रेसिड्यू एंड द फाई वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट रेसिड्यू मिलाकर के कितने आ जाएंगे, 175। तो टोटल 7 अमीनो एसिड के लिए 125 नहीं आएगा, लेकिन उसमें से हम 1 एंड पहला और लास्ट वाला उसको निकाल करके बाकी बचे हुए जो 5 हैं उनके लिए निकालें, तो 5 साई का जो टोटल है, 5 एंड साई का जो सम है वो रफली इक्वल्स टू होगा -125। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट रेसिड्यू पेयर सम ऑफ -95 एंड -105, तो उनके लिए वैल्यूज बड़ी होती हैं। कंपेयर कर सकते हैं, 310 के लिए वैल्यू आ रही थी -75, जबकि अल्फा हेलिक्स के लिए -105, जबकि पाई के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -125। ठीक है, प्रोलिन इज ऑफन फाउंड इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स के जो किनारे होते हैं वहाँ पे प्रोलिन्स पाया जाता है। द जनरल फार्मूला फॉर रोटेशनल एंगल जो है वो इस प्रकार से लिया जा सकता है, लेकिन इसकी हमें कोई नीड नहीं है। तो अल्फा हेलिसेस के किनारों के ऊपर प्रोलिन पाया जा सकता है, कॉमनली होता है, लेकिन यहाँ के लिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक बातें आ जाएंगी कि लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन प्रिंसिपल ए लेफ्ट हैंडेड वर्जन ऑफ द पाई हेलिक्स इज पॉसिबल, कि पाई हेलिक्स का लेफ्ट हैंडेड वर्जन भी पॉसिबल है बाय रिवर्सिंग द साइन ऑफ द 5 साइड डाईहेड्रल एंगल्स, यानी कि 5 साई की वैल्यूज़ को अगर हम माइनस की जगह पे प्लस में कर दें, यानी कि उनके सिग्न चेंज कर दें, तो दिस स्यूडो मिरर इमेज हेलिक्स हैज रफली द सेम नंबर ऑफ रेसिड्यू पर टर्न एंड हेलिकल पिच, यानी कि पैरामीटर लगभग वही रहेंगे। इट इज़ नॉट ए ट्रू मिरर इमेज, पैरामीटर सेम ही होंगे, कि पर टर्न भी वही है और 2 अमीनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वही है। हमने केवल जो 5 साई की वैल्यूज़ हैं उनका सिग्न चेंज कर दिया, यानी कि माइनस के पे उनको प्लस में कर दिया, तो ये जो प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल पाई जैसी ही है, लेकिन एक्चुअल में ये उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है, बिकॉज द अमीनो एसिड रेसिड्यू स्टिल हैव ए लेफ्ट हैंडेड किरलिटी। तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो किरलिटी है वो लेफ्ट हैंडेड ही रहती है, यानी कि जो ओरिजिनल किरलिटी है वो ही रहती है। तो ए लॉन्ग लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज अनलाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन, बिकॉज अमॉन्ग द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड ओनली ग्लाइसिन इज लाइकली टू अडॉप्ट ए पॉजिटिव 5 वैल्यूज नियर अबाउट 55। मीन्स सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पाई हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड मिल सकती है, हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो अमीनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन के अलावा बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए 5 साई की वैल्यूज पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है,
इसलिए हमें नेचर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यानी कि केवल एक ग्लाइसिन ऐसा है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, बाकी कोई भी अमीनो एसिड 55 डिग्री एंड प्लस का 70 डिग्री जो 5 साई वैल्यूज हैं वो उसके साथ एसोसिएट नहीं हो सकती है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम्स की बात की जाए तो कॉमनली यूज्ड ऑटोमेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनसे जो स्ट्रक्चर सजेस्ट होती है, सजेस्ट दैट लेस देन 1% ऑफ प्रोटीन कंटेन पाई हेलिक्स, यानी कि लेस देन 1% जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर पाई हेलिक्स पाई जाती है। दिस मिस कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट नेचुरली अक्रिंग पाई हेलिसेज आर टिपिकली शॉर्ट इन लेंथ, ठीक है, एंड और ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएट का मतलब उनके दोनों तरफ होते हैं, फ्लैंक्ड बाई अल्फा हेलिसेज ऑन आइदर साइड। तो एक अल्फा हेलिक्स होती है और अल्फा हेलिक्स के साइड के अंदर छोटे छोटे पाई हेलिक्स होते हैं। तो नॉर्मली प्रोटीन्स के अंदर ओनली जो पाई हेलिक्स है उसका ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मिल पाता है। नियरली ऑल पाई हेलिसेज आर देयर फॉर क्रिप्टिक वो महसूस ही नहीं होती है, इन दैट द अल्फा हेलिकल रेसिड्यूज आर इनकरेक्टली असाइंड एज आइदर अल्फा हेलिक्स और एज ट्रन। तो रिसेंटली डेवलप्ड प्रोग्राम हैव बीन रिटन टू द प्रॉपरली एनोटेड पाई हेलिक्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड दे हैव फाउंड दैट 1 in 6 प्रोटीन अराउंड 50% do in fact contain at least one alpha helical segment। तो रिसेंट जो टेक्निक्स है उनके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ रही है कि लगभग 6 में से 1 यानी कि लगभग 15% जो प्रोटीन्स हैं उनमें कम से कम एक पाई हेलिकल सेगमेंट जरूर हमें मिल जाता है। ठीक है, फ्लैंक कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज अल्फा हेलिक्स, ये भी अल्फा हेलिक्स है एंड नीचे वाला भी अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स का मतलब पर टर्न 3.6 अमीनो एसिड, पर टर्न 3.6 अमीनो एसिड, लेकिन ये हमने बीच में जो लिया है दिस इज़ 4.1 अमीनो एसिड वाला। तो ये थोड़ा सा बल्ज है ना, रोटेशन भी, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई है। हेलिक्स अल्फा और अल्फा ये दोनों साइड में फ्लैंक्ड बाई और बीच के अंदर पाई हेलिक्स है, काफ़ी शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है और बल्ज के रूप में निकल जाएगा, यानी कि इसका डायमीटर देखें तो इसे बाहर है, ज़्यादा है, तो दिस इज ए बल्ज, कि बाहर एक बल्ज के रूप में हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, पैटर्न हमारे पास आ गया था NN+5 वाला। ठीक है, ये बात थी कि अल्फा हेलिक्स एंड पाई हेलिसेस कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय इंसर्जन एंड डिलीशन ऑफ सिंगल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे NN+4 चल रहा था, यहाँ पे NN+5 चल रहा है और यहाँ पे दोबारा NN+4 वाला पैटर्न चल रहा है। तो एक अमीनो एसिड ज़्यादा आ जाए तो अल्फा है वो पाई में कन्वर्ट हो सकती है, अगर वो निकल जाए तो अल्फा पाई से अल्फा भी बन सकती है और अल्फा से पाई भी बन सकती है, तो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, गिवन बोथ द रिलेटिवली हाई रेट ऑफ अकरेंस ऑफ अल्फा हेलिसेज एंड देयर नोटेड एसोसिएशन विद फंक्शनल साइट of protein, this ability to interconvert between alpha helix and pi helix have been an important mechanism of altering and diversifying protein functionality over the course of evolution। तो प्रोटीन जहाँ पे काम कर रहा है उसके एक्टिव साइट के ऊपर अगर अल्फा हेलिक्स से काम नहीं हो रहा तो वहाँ पे एक फर्दर और अमीनो एसिड इंसर्ट करा के पाई हेलिक्स है वो आई है, यानी कि इवोल्यूशनरी बेस्ड है इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कि इम्पॉर्टेंट है वो कि मैकेनिज्म ऑफ अल्टरिंग एंड डाइवर्सिफाइंग प्रोटीन फंक्शनलिटी, कि पहले जो फंक्शन कर पा रही थी प्रोटीन अब कोई और फंक्शन भी उससे कराया जा सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स वगैरह हैं तो कोई इशू नहीं है, बाकी जनरल पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बीटा ट्रांस को। बीटा ट्रांस
तो बीटा ट्रन इज ए टाइप ऑफ नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन दैट कॉजेज ए चेंज इन द डायरेक्शन में चेंज होता है इसकी वजह से ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। बीटा ट्रन, जिसको सिंपली बीटा ट्रन, बीटा ट्रंस, बीटा बैंड, टाइट ट्रन, रिवर्स ट्रन, वेंकट चलन ट्रंस, ये सब इन्हीं के नाम है। ये एक ही कन्फर्मेशन है, ये सारे उसी के नाम है। तो रिवर्स ट्रंस एक इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशन है, बीटा बैंड्स, टाइट ट्रंस, ठीक है, ये सब इन्हीं के लिए नाम है। आर वेरी कॉमन मोटिव्स इन प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ईच कंटेन 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, कि बीटा ट्रन जो है उसमें 4 अमीनो एसिड होते हैं, 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज लेबल्ड I+1, I+2 एंड I+3, ठीक है ना। इनको इस प्रकार से नोटेशन है इनका कि 1 2 3 4 को हम I+1, I+2, I+3 ऐसे डिनोट करते हैं। That can be defined in the two ways: by the possession of an intra-man chain hydrogen bond between the CO of the residue I and the NH of the residue I3। एक तो ये पैटर्न है I and I3, I and I+3 का बॉन्डिंग पैटर्न, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न। या दूसरा क्या हो सकता है, by having a distance of less than 7 angstrom between the C alpha atoms of the residue I and I+3। तो जो डिस्टेंस है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज लेस देन 7 एंगस्ट्रॉम, लेस देन 7 एंगस्ट्रॉम। तो ये कुछ पैरामीटर्स आप बीटा ट्रन के लिए अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्राइटेरिया इज़ द वन मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एवरीडे यूज़, कि हम अल्फ़ा, बीटा या और कोई पैटर्न लेते हैं तो सब में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न से काम करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न को यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, पार्सली बिकॉज इट गिव्स राइज टू द 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, के द डिस्टेंस क्राइटेरिया गिव राइज टू द सेम 4 कैटेगरीज बट गिव्स एडिशनल ट्रन टाइप्स। तो नॉर्मली हम जो सेकेंडरी कन्फर्मेशंस के बारे में जो डिस्टिंग्विशन करते हैं, वहाँ पे हम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है उसको हम वेटेज रखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। और बीटा ट्रंस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्राइटेरिया के आधार पे, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या है, उसके आधार पे हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड क्राइटेरिया फॉर बीटा ट्रन अप्लाइड टू द पॉलीपेप्टाइड जिनका अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड ही होते हैं सारे, गिव राइज टू जस्ट 4 कैटेगरीज। और ये चारों कैटेगरी इन्होंने ही दी थी वेंकटचलम के अंदर। दे आर कॉल्ड टाइप फर्स्ट बीटा ट्रन, टाइप सेकंड बीटा ट्रन, फर्स्ट प्राइम एंड सेकंड प्राइम। तो जो बीटा ट्रंस हैं उसकी कैटेगरीज हैं फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, ऐसे। ऑल अकर रेगुलरली इन प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स बट टाइप फर्स्ट इज मोस्ट कॉमन। तो प्रोटीन्स के अंदर टाइप फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम ये सब पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलने वाला जो ट्रन है वो कौन सा है, टाइप फर्स्ट है। बिकॉज इट मोस्ट रिजेंबल एन अल्फा हेलिक्स अकरिंग विद इन 3 हेलिसेज, 3 हेलिसेज जो था ना, एंड एटलीस्ट एंड ऑफ द सम क्लासिकल अल्फा हेलिक्स। तो टाइप फर्स्ट जो है वो नॉर्मली जो 3 हेलिक्स है उनके साथ भी एसोसिएट होता है, और जो क्लासिकल अल्फा हेलिक्स है उनके किनारों के ऊपर भी टाइप फर्स्ट ट्रन्स हैं वो पाए जाते हैं। और टाइप फर्स्ट जो ट्रन है वो कॉमन टाइप है, ठीक है। इनका कंपैरिजन है कि 4 टाइप के जो हमारे ट्रन्स हैं ऑफ द बीटा ट्रन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द 5 साई वैल्यूज़, कि 5 साई के आधार पे आप उनको डिफर कर सकते हैं। ऑफ रेसिड्यूज, 5 साई कौन से, ऑफ द रेसिड्यूज I+1 एंड I+2। देखो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास ये कोई 2 हेलिक्स हैं और 1 सेकेंड, और यहाँ पे हमने एक बीटा ट्रन लिया है, इसमें 4 अमीनो एसिड्स हैं। दिस इज I+1, I+2 एंड I+3, ठीक है। तो जो ट्रन्स हैं डिस्टिंग्विश्ड बाय 5 साई एंगल्स ऑफ रेसिड्यूज I1 एंड I2,
तो दिस इज I1 एंड I2, यानी कि जो 5 साई वैल्यूज हैं वो केवल इनके काम में आती हैं, I वाले की एंड I+3, यानी कि पहले और चौथे की जो 5 साई वैल्यूज हैं वो काम में नहीं आते। रोटेशन के लिए केवल ये वाली वैल्यूज काम में आती है। ये पूछा हुआ है, क्वेश्चंस में रहा हुआ ना बीटा टर्न को लेकर के, और इन्हीं के आधार पे डिस्टिंग्विशन है 4 वैल्यूज जो है ना, तो वो आपको यहाँ पे एवरेज वैल्यू दी हुई है। ग्लाइसिन आर स्पेशली कॉमन एट अमीनो एसिड विथ पॉजिटिव 5 एंगल्स। For proline, such as conformation is sterically impossible, but they occur frequently at amino acid position where phi is negative। तो जहाँ पे पॉजिटिव फाई की ज़रूरत है, पॉजिटिव फाई की ज़रूरत है, वहाँ पे ग्लाइसिन मिलेगा, ट्रांस की बात हो रही है। और जहाँ पे नेगेटिव फाई की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोलिन मिलेगा। तो ट्रांस के अंदर ग्लाइसिन एंड प्रोलिन सब वो मिलेंगे, लेकिन ग्लाइसिन को हमें जोड़ना है पॉजिटिव वैल्यू से ऑफ 5 एंड प्रोलिन को जोड़ना है नेगेटिव वैल्यू ऑफ 5 से। ठीक है, ये टर्न के टाइप्स हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, और ये एंगल्स हैं phi_i+1, psi_i+1 और phi_i+2 एंड psi_i+2। तो ये एक फाई की वैल्यू है, एक साई की वैल्यू है। ऐसे ये एक फाई की वैल्यू है, एक साई की वैल्यू है। ये i+1 के पैरामीटर है। ये i+1 यानी कि दूसरे अमीनो एसिड के लिए है और ये तीसरे अमीनो एसिड के लिए है। तो दिस इज अमीनो एसिड नंबर 2 एंड अमीनो एसिड नंबर 3। ठीक है, टाइप फर्स्ट जो सबसे कॉमन है उसके लिए देखिए कि यहाँ पे -60 एंड -30 है, जबकि थर्ड वाले के लिए ये -90 और ये वैल्यू 0 होती है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए भी ऐसी वैल्यू है, फर्स्ट प्राइम वाले के लिए पॉजिटिव, फर्स्ट प्राइम वाले के लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो अब आप यहाँ पे आप ग्लाइसिन को ले सकते हैं कि यहाँ पे ग्लाइसिन का रोल आएगा। जबकि टाइप फर्स्ट की बात करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे प्रोलिन का रोल आएगा। तो जो हमने यहाँ पे क्लियर किया ना, उस चीज़ को हम कोरिलेट भी कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चंस में ऐसा कुछ रहता है तो हम ऐसी चीज़ों से हम कनेक्ट रहें कि हमें पता रहे कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। एक ये वैल्यू आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो थर्ड अमीनो एसिड है, उस थर्ड अमीनो एसिड के लिए जो साई की वैल्यूज हैं दे आर 0। ये इसका एंगल कैसे बनेगा टर्न में जब ये जाएगा तो थर्ड वाला अमीनो एसिड? कौन से वाला? थर्ड वाला अमीनो एसिड टर्न्स में जब ये एंगल, ये टर्न क्रिएट तो यही कर रहा है ना थर्ड वाला। देखो आपको 4 अमीनो एसिड लेने हैं, ठीक है। आप केवल इनके लिए दिस इज I+1 एंड I+2, इनके जो 5 साई वैल्यूज हैं आप केवल उनको अप्लाई कर रहे हैं, इनके वैल्यूज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो रोटेशन केवल यहाँ हो पा रहा है, जो भी रोटेशन हो रहा है ना वो यहाँ के लिए रोटेशन है, क्योंकि 5 साई रोटेशन को बताता है। तो यहाँ तो सर इनका एंगल 0 बताया है psi+2 का। नहीं, साई ये है अमीनो एसिड नंबर 3, दिस इज द थर्ड अमीनो तो एसिड, ये वाला ये थर्ड अमीनो एसिड हो गया। और इस थर्ड अमीनो एसिड के लिए साई की वैल्यू है। साई की वैल्यू का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। अगर टर्न बनना है और टर्न बनेगा तो जो थर्ड वन अमीनो एसिड होगा उसके लिए साई की वैल्यू 0 होंगी, यानी कि कार्बन अल्फा और कार्बन का जो बॉन्ड होगा उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका 5 बॉन्ड केवल पार्टिसिपेट करेगा इस वाले किंग में। पार्टिसिपेट करने का मतलब नहीं है, आप ये चाहते हैं कि आप एक चीज़ को घुमा के ऐसे कराना चाहते हैं, और यहाँ पे जब भी आप घुमा रहे हैं तो बार बार आपके पास 5 साई हैं। ठीक है,
और ये पॉइंट्स आपके पास, अमीनो एसिड्स को आप पॉइंट्स मान लीजिए कि ये पॉइंट्स हैं, तो आपके पास इनकी तो कुछ वैल्यूज़ हैं, इसकी भी वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू केवल क्या है, जीरो है। कि आप इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे, फिर इनकी वैल्यू जैसे यहाँ पे +90 है, इसकी वैल्यू +30 है, +60 है, तो ये रोटेशन वैल्यूज़ हैं आपके पास। भाई अमीनो एसिड आ रहे हैं ना, अमीनो एसिड की साइड चेन्स वगैरह भी है, तो उनको हम कितना रोटेट करेंगे, या जब टर्न बनता है तो उसमें रोटेशन कितना पाया जाता है। तो जब टर्न बनेगा तो उसमें जो थर्ड वन अमीनो एसिड है उसका जो साई की वैल्यू जो वो जीरो है, हाँ फाई की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। यानी कि टर्न में कौन सा एंगल कितना हो सकता है, या टर्न के लिए कौन सा टर्न हो, टर्न का टाइप भी अलग अलग है फिर। तो मेजरली तो आपको टाइप फेस ध्यान में देना है कि सबसे कॉमन तो यही है, कॉमनेस्ट, तो कम से कम उसके पैरामीटर तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके पैरामीटर में देखो ये -60, -30, -90 और 0। और फिर थोड़ा सा अगर हमारा प्रोलिन और ग्लाइसिन इनका कनेक्शन हम लें तो फिर आप इसको फर्स्ट प्राइम से भी ऐड कर देंगे, वहाँ पे वैल्यू सेम है लेकिन वो पॉजिटिव है बस, तो ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। जस्ट रिवर्स है, देखो सेकंड वाले में -60 है, यहाँ पे 60 है, प्लस का 120 है, माइनस का 120 है, प्लस का 80 है, माइनस का 80 है, तो रिवर्स है इनके, मिरर इमेज है इनके। तो टर्न कितने प्रकार के हैं, कॉमन टर्न कौन सा है, और फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन, या इनके जो मिरर इमेज हैं उनका कंपैरिजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और वैल्यूज़ की कम से कम कॉमनेस्ट जो टाइप है उसके वैल्यूज़ तो हमें पता होनी चाहिए। हालांकि अभी तक जो बातें थी वो तो इतनी पूछी हुई थी, ऐसी वैल्यूज़ तो नहीं पूछी हुई, केवल हम रोटेशन कौन सा करा सकते हैं बस ये तो क्वेश्चन में आया हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे क्वेश्चन है वो इस लाइन से बनना चाहिए, तो अच्छा है कि हमें पता हो, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जैसे ये चीज़ें समझने के लिए आपको, जैसे ये रोटेशन समझने के लिए जो अपन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, बॉल एंड पाइप मेथड की, उसमें आप स्टिक्स लेते हैं, बॉल्स लेते हैं, उनको रोटेट कराते हैं, ये ओरिएंटेशंस आते हैं, क्योंकि सब हाई साई रोटेशन के इश्यूज है ना, तो आपको कहाँ से कितना घुमाना है, और फिर एक जो रोटेशन किया, जैसे आपने यहाँ पे -60 रोटेट किया, तो उसके साथ में बाकी 3 जगह पे रोटेशन का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये यानी कि चारों का एक कॉम्बिनेशन है। तो पहले पॉइंट के ऊपर कितना घुमाव है, कौन सी डायरेक्शन में, दूसरे पॉइंट पे कितना घुमा, तब जाके आपका एक टर्न का टाइप बनेगा, जैसे टाइप फर्स्ट बना, ऐसे कोई दूसरा टर्न है, कोई तीसरा पैटर्न है, ऐसे। तो ये तो क्या है कि जैसे आपको थोड़ा सा एक तो पता रहे, और कुछ चीज़ें आपको इसमें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ठीक है अभी। यस सर। ठीक है, ऐसे कुछ फर्दर पैरामीटर्स को ले सकते हैं कि जो टाइप फर्स्ट एंड सेकंड जो बीटा टर्न्स एग्जिबिट रिलेशनशिप टू वन अनदर बिकॉज दे पोटेंशियली इंटरकन्वर्ट by the process of peptide plane flipping 180 degree, first and second by flipping 180 degree। तो ये तो आप उससे ही निकाल पाएंगे, बाकी डायरेक्टली याद रख सकते हैं उसको ना, कि जो प्लेन है उस प्लेन को 180 डिग्री घुमा करके उसे बनाया जा सकता है। और ऐसा ही सेम रिलेशनशिप टाइप फर्स्ट प्राइम एंड सेकंड प्राइम के लिए लगा सकते हैं आप, कि वो भी फ्लिप करके बनाया जा सकता है। एक ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे कॉमन टाइप तो फर्स्ट ही है, इज कॉमनेस्ट, फॉलोड बाय सेकंड, देन फर्स्ट प्राइम एंड सेकंड प्राइम। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट है
और उसके बाद में सेकंड, देन फर्स्ट प्राइम, और सबसे कम मिलने वाला जो पैटर्न है दैट इज सेकंड प्राइम, कॉमनेस्ट और रेयरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही जो फर्दर ट्रंस हैं, ASX ट्रंस एंड एसटी ट्रंस, वो भी इनसे रिजेंबल करते हैं, है ना, वो अभी हमें देखने हैं। और बीटा ट्रंस को जो डिस्टेंस क्राइटेरिया उससे भी डिफाइन किया जा सकता है कि डिस्टेंस के पैरामीटर्स की, दूरी का जो पैरामीटर ना, कि अपार्ट फ्रॉम ये जो क्राइटेरिया हमने लिया ये तो फाई साई बेस्ट है, ये क्राइटेरिया तो फाई साई बेस्ट है। ट्रंस आर आइडेंटिफाइड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड क्राइटेरिया। नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड बीटा ट्रन नेम्ड टाइप एट ऑफन अकर। तो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड बीटा ट्रन, उनका नाम क्या है, टाइप एट। Three other fairly rare type of beta tran have been identified in which the peptide bond between residue I1 and I2 is cis rather than trans. These are named this one 6A1 A2B। तो कोई इशू नहीं है, हमें ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि आप केवल यहाँ तक रह सकते हैं, केवल इस टेबल तक रह सकते हैं और बाद में कुछ कॉमन रेयरेस्ट बस इन तक रह सकते हैं, ये सफिशिएंट है हमारे लिए। हाँ, इसके बाद में फर्दर और जो टाइप्स हैं उनको हम ले सकते हैं, जैसे कि ASX ट्रंस होता है। द ASX ट्रन इज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 अमीनो एसिड लेबल्ड I+1 and I+2, in which residue I is aspartate। तो दिस इज एस्पार्टिक एसिड। और एस्पेराजीन, या ये एस्पेराजीन हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड या एस्पेराजीन हो सकता है, पहला अमीनो एसिड दैट फॉर्म्स ए हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम इट्स साइड चेन CO टू द मेन चेन NH ग्रुप ऑफ द I+2। तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है I+2 के साथ, ठीक है। About 40% of the ASX residue present in protein belongs to the ASX trans। तो प्रोटीन्स के अंदर नॉर्मली जो ये पैटर्न है कि अबाउट 40% ऑफ द ASX रेसिड्यूज वो आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रंस में, यानी कि मोस्टली जो ट्रंस हैं उनके अंदर एस्पार्टिक एसिड या एस्पेराजीन और फिर उनके साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है I+2 वाला, ये हमें इस ट्रंस के अंदर देखने को मिलता है। इनका जो नॉमेनक्लेचर है, ASX इज यूज्ड हियर फॉर रिप्रेजेंट आइदर ऑफ द अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और एस्पेराजीन। दिस इज एस्पार्टिक एसिड एंड दिस इज एस्पेराजीन। तो P भी आ सकता है ना, एस्पार्टिक एसिड वाला P एंड एस्पेराजीन वाला N, तो इसको शॉर्ट में क्या कह दिया, ASX। तो जैसे बाकी ट्रंस हैं वैसे ही ASX ट्रंस हैं, ये भी पाए जाते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है इनके रिगार्डिंग। हाँ, बट पैटर्न, बॉन्डिंग पैटर्न आपके पास आ गया कि I and I+2, I and I+2। ये ट्रंस भी 4 प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम। दीज कैटेगरीज कॉरेस्पॉन्ड टू दोज ऑफ द बेटर नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड बीटा ट्रंस विच हैव 4 रेसिड्यूज एंड ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO और NH of the I+3। ASX trans and beta trans have structural similar hydrogen bonded loops and exhibit side chain main chain mimicry in the sense that side chain of residue I ऑफ द एस्पेराजीन, कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसमें एस्पार्टिक एसिड है
या एस्पेरेजिन है तो इसकी साइड चेन है। साइड चेन का मतलब एस्पार्टिक एसिड में तो CO ग्रुप है और यहाँ पे NH3+ है और यहाँ पे COO- कंडीशन है। ठीक है। मिमिक्स द मेन चेन ऑफ द रेसिड्यू I ऑफ द बीटा ट्रन। तो ये कंडीशन कि साइड चेन वाला जो मैटर है, साइड चेन के पास जो प्रॉपर्टी है ऐसा ही प्रॉपर्टी बीटा ट्रन के अंदर, जो मेन चेन होती है, मेन चेन का जो CO और NH जिस प्रकार से बिहेव करता है, सेम बिहेवियर यहाँ पे साइड चेन करता है। तो नॉर्मल बीटा ट्रांस के अंदर मेन चेन का CO NH पार्टिसिपेट करता है, जबकि ASX ट्रांस है इनके लिए हम क्या बात करेंगे कि जो साइड चेन वाले CO और NH हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिगार्डिंग देयर अकरेंस इन प्रोटीन दे डिफर इन दैट टाइप फेस्ट इज द कॉमनेस्ट ऑफ द 4 बीटा ट्रन, कि बीटा ट्रन में तो सबसे कॉमन टाइप फेस्ट होता है, वाइल टाइप सेकंड प्राइम इज द कॉमनेस्ट ऑफ द ASX ट्रन। तो कॉमनेस्ट की बात की जाए कि सबसे कॉमन, तो बीटा ट्रन में तो हमारे पास आया था टाइप फेस्ट, और ASX ट्रन में जो कॉमन आएगा दिस इज टाइप सेकंड प्राइम। तो कॉमनेस्ट टाइप थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे ही एग्जिस्टेंस की बात की जाए, अक्रेंस की बात की जाए, तो ASX ट्रांस एंड ST ट्रांस बोथ अकर फ्रीक्वेंटली एट द एंड टर्मिनस ऑफ द अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स के जो एंड टर्मिनस है वहाँ पे मिलेगा। एज ए पार्ट ऑफ एस्पार्टिक और एस्पेरेजिन मोटिव्स और ST मोटिव्स सच दैट द ASX सेरिन और थ्रियोनिन इज द एन कैप रेसिड्यू, यानी कि जो एन कैप रेसिड्यू होता है, यानी कि एन टर्मिनस के ऊपर जो अमीनो एसिड होता है, दिस इज एन कैप रेसिड्यू। तो इनकी जो फीचर है कि उनके साथ एसोसिएट है सेरिन थ्रियोनिन के साथ में, दे आर थस ऑफन रिगार्डेड एज हेलिक्स कैपिंग फीचर। तो ASX ट्रांस हेलिक्स कैपिंग फीचर के रूप में बिहेव करता है कि वो सेरिन और थ्रियोनिन के साथ में एसोसिएट होता है, जो कि एन कैप रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो ST ट्रन है तो सिमिलर मोटिव विथ सेरिन थ्रियोनिन रेसिड्यू, सेरिन और थ्रियोनिन एज I रेसिड्यू विच आर कॉल्ड ST ट्रन। कि पहला अमीनो एसिड सेरिन या थ्रियोनिन हो तो ये ST ट्रन्स हैं। इन स्पाइट ऑफ सेरिन एंड थ्रियोनिन हैविंग वन लेस साइड चेन एटम such that the side chain main chain mimics of the beta tran is imperfect, कि इनकी साइड चेन में OH ओनली सेरिन थ्रियोनिन में। तो these features occur in proteins at the 4 types in numbers approaching those to the ASX trans. So they also exhibit a tendency to substitute each other over evolutionary types. तो ये भी उनसे इंटरकनेक्टेड रहे हुए हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप ASX ट्रन के लिए ध्यान दे सकते हैं और सेरिन थ्रियोनिन ट्रन का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कैपिंग वगैरह के साथ में। हालांकि इतने सारा रिसेंट हैं कि एग्ज़ाम्स में इनका ज़्यादा कुछ रहना मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता। बट हाँ, बीटा ट्रन्स की टाइप्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ऐसे ST मोटिव्स के लिए ये फर्दर और चीज़ें हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कि ऐसा कुछ लेवल अभी तक पेपर्स में नहीं रहा है। ठीक है। ये कुछ जनरल और बातें हम कर सकते हैं ट्रन्स के रिगार्डिंग, कि ट्रन क्या होता है ना। ए ट्रन इज एन एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलने वाला एक कंपोनेंट है वो, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है एक प्रकार की ना। इन पेप्टाइड्स where the polypeptide chain reverse its overall direction, यानी कि कोई चेन इस प्रकार से जा रही है, उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो यहाँ पे आपको ट्रन मिलेगा। तो ट्रन एक कॉमन सा एक एलिमेंट हो गया कि जहाँ भी पेप्टाइड्स को
रोटेशन डायरेक्शन को चेंज करना होता है, एब्रप्टली रिवर्स करना होता है ना, वहाँ पे ट्रंस मिलेंगे हमको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन ए ट्रन इज स्ट्रक्चरल मोटिव वेयर द सी अल्फा एटम ऑफ द टू रेसिड्यूज सेपरेटेड बाय ए फ्यू यूजुअली 1 or 5 पेप्टाइड बॉन्ड्स आर क्लोज। तो ये पेप्टाइड के किनारे थे और ये ट्रन है। तो ट्रन में अगर 4 अमीनो एसिड है तो ये वाला अमीनो एसिड जैसे कि ये 100 नंबर का हो तो ये 104 है, तो 100 और 104 तो यहाँ आना चाहिए था। अगर ये स्ट्रैट होता ना तो 104 तो यहाँ आता, लेकिन ट्रन की वजह से वो पास पास आ जाते हैं, क्लोज। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स वो क्लोज मिलेंगे हमें। स्क्रीन में कोई इश्यू है क्या आपको?